मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरगढ़। आप सबका राजनीतिक विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के जो संविधान का विकास है उसके के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण एक दिन की उपज नहीं होती है, बल्कि वो एक सतत परिणाम का विकास होता है। और ये भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के काल की बात करें तो 1600 ईस्वी में शुरू हो गया था। और इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए वो भारत आए थे अंग्रेज। उन्हें भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था। और 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध भारत में ब्रिटेन के जो शासन के था उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके पश्चात ब्रिटेन की शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी भारत में। तो 64 का जो बक्सर युद्ध हुआ था उसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात दीवानी प्राप्त हो गई थी 1764 के युद्ध के पश्चात। दीवानी का तात्पर्य है कि जो कंपनी है उसको राजस्व संग्रहण और नागरिक जो न्याय थे उसकी शक्ति उनको मिल गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण एक्ट्स थे जिनका प्रभाव भारत के संविधान के निर्माण पर पड़ा था, तो उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर है उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि उस वक्त बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो उसके पद का नाम बदलकर गवर्नर से वो गवर्नर जनरल बन गया था। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश था उसके सहित 4 न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय उनका नाम था सर एलिजा एम्पी। और वो उस जो है भारत के उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं। और इस एक्ट के माध्यम से रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी था उसको राजस्व, नागरिक एवं सैन्य रिपोर्ट जो नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को प्रेषित करने का प्रावधान भी किया गया। और इस एक्ट के द्वारा ही पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण और नियमन करने का प्रयास किया गया था। और इसके माध्यम से ही सर्वप्रथम भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे जो दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट था वो था 1784 का पीस इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से जो है ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करना चाहती थी। पार्लियामेंट संसद ब्रिटेन की वो कंपनी को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। और यही देखते हैं कि पीस इंडिया एक्ट के विवाद के कारण ही ब्रिटेन में जो थी वो लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी उनको त्यागपत्र देना पड़ गया था। और ये पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले के कारण ब्रिटेन में सरकार गई थी। अब इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसमें कुल अधिकतम 6 सदस्य कार्य करते थे। और सरकार को जो नए राज्य के संचालन के लिए स्थायी प्रशासनिक व न्यायिक प्रणाली स्थापित करने का बात की गई इसमें, कि जो नए राज्य स्थापित करती है सरकार उसके लिए स्थायी प्रशासनिक व न्यायिक प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही इस एक्ट को लागू करने के लिए जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे उनको संसद द्वारा भारत में नियुक्त किया गया था। उनको ये इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और ये एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार में नियंत्रण में लाने की बात की गई है, मजबूत प्रस्ताव किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। इस तरह से हम देखते हैं
कि ये जो 1784 का इस पीट्स इंडिया एक्ट था वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। आगे हम बात करते हैं तो उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण एक्ट था वो था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1833 ईस्वी में। यह भी भारतीय संविधान के विकास के क्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी जो सर्वप्रथम यह मुख्य विशेषता थी कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और और इसमें जो संपूर्ण नागरिक और सैन्य जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। उसको एकमात्र जो है शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसको स्थापना की कि गवर्नर जनरल की, उसको क्योंकि उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ सौंप दी गई थी। और एक अन्य विशेषता थी और इस जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग भी उस समय संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंग है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। पहले हम वॉरेन हेस्टिंग थे, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और जो संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। और फिर इस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनसे कानून निर्माण की शक्तियाँ थी वो वापस ले ली गई थी। इस तरह से जो बंगाल को है वो के बंगाल को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था, क्योंकि और बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनसे वो कानून निर्माण की शक्तियाँ छीन ली गई थी। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी और जो ब्रिटेन के मुकुट की ओर से कार्य करने लगी थी। वो एक प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करने लगी और उसके जो संस्था थी वो सीधे ब्रिटिश राजमुकुट के राजमुकुट की तरफ से कार्य करने लगी थी। इस तरह से जो 1833 का एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय संविधान के विकास में, क्योंकि इसके तहत कंपनी का जो भारतीय व्यापार से एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। आगे है जो आगे के एक्ट की बात करें तो वो आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल जो पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायक और कार्यपालिका कार्यों को पृथक किया गया था। गवर्नर जनरल के जो विधि संबंधी कार्य और जो कार्यपालिका संबंधी कार्य उनका पृथक्करण किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण एक तथ्य है कि सर्वप्रथम 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विधायन और क्रियान्वयन के कार्यों को पृथक किया गया था। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके तहत जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों को जोड़ा गया जिसे विधान परिषद कहा गया। ये परिषद एक छोटी ब्रिटिश संसद के रूप में कार्य करती थी जो 6 सदस्य की थी और वो एक तरीके से जो ब्रिटिश संसद थी जो ब्रिटेन में कार्य करती थी उसी का एक संक्षिप्त रूप था, उसी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करती थी 6 सदस्य ये परिषद। और उनकी प्रक्रिया को अपनाया जाता था जो ब्रिटेन की संसद में अपनाई जाती थी। इस तरह से भारत में सर्वप्रथम 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से संसदीय शासन व्यवस्था की एक चीज़ शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 6 सदस्य परिषद थी वो एक छोटी संसद के रूप में कार्य करती थी और वो संसद का कार्य करने का तरीका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही होता था जो कि ब्रिटेन में जो संसद कार्य करती है, संसद में अपनाई जाती है। और इसकी अन्य विशेषता थी 1853 के चार्टर एक्ट की कि इसमें सिविल सेवकों की वृत्ति हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। इसी एक्ट के द्वारा सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मेकाले समिति गठित की गई थी। 1854 में भारतीय सिविल सेवा की जो भर्ती है उसके संबंध में नियम बनाने के लिए ही मेकाले समिति की इस एक्ट के माध्यम से समिति एक गठन की गई थी। इसके पश्चात आता है 1858 का अधिनियम, जिसे हम भारत शासन अधिनियम भी 1858 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं।
और इस अधिनियम की जो प्रथम विशेषता थी कि इसमें संपूर्ण भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं वो हुआ था। उसी के परिणाम स्वरूप यह एक्ट 1858 में बनकर आया था। प्रथम भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण शक्ति सीधे ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन आ गई और भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जाने लगा। तो ये इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो भारत का शासन था, भारतीय शासन प्रक्रिया के संचालन का जो प्रक्रिया थी वो सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई। सीधे डायरेक्ट राजमुकुट भारत के शासन को संचालित करने का कार्य करने लगा और इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा चलाया जाने लगा और भारत के जो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल को पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। उसके पश्चात इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का नाम बदलकर इसे वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और जो गवर्नर जनरल थे वो सीधे ब्रिटिश राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करते थे। यह एक महत्वपूर्ण ये इफेक्ट ये भी था कि 1784 के जो एक पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी वो समाप्त कर दी गई थी। तो इस तरह से जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था उसके माध्यम से जो कंपनी के जो अधिकार थे वो सीधे ब्रिटिश राजमुकुट के नियंत्रण में, महारानी के नियंत्रण में आ गए थे और इस एक्ट के द्वारा भारत का जो राज्य सचिव के एक नया पद का सृजन किया गया था वो संपूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी तो भारत में जो कार्य व्यवस्था है उसके संचालन के लिए एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम दिया गया भारत सचिव और ये भारत सचिव ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करता था और इसी के अंतर्गत संपूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण जो भारत की शासन व्यवस्था का संपूर्ण जो संचालन का कार्य था वो भारत सचिव को दिया गया और जैसे कि हम देखें कि ये एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करता था और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी। इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण एक्ट्स थे जिनको हमने आज देखा, जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास क्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये जो विकास का क्रम है ये निरंतर जब तक हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 तक, उस दौरान कई अधिनियम और कई शासन अधिनियम बनकर पारित हुए थे जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन अधिनियमों का हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।